मॉडल बहू। अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मुझे आपसे नहीं, बस उस फोटो से प्रॉब्लम है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। अरे इतनी सी बात और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट? ये इतनी सी नहीं, मेरी करियर की बात है। मैं मॉडल हूँ और मेरी इंडस्ट्री में कोई भी एक शादीशुदा मॉडल के साथ काम करना नहीं चाहता। इसीलिए अभी के अभी उन फोटो को डिलीट करो। नैना के गुस्से में ऐसा बोलने पर रोहित सोशल मीडिया से अपनी और नैना की सारी फोटो डिलीट कर देता है। नैना एक मॉडल है जिसकी शादी रोहित से होती है, पर उसे हमेशा हर चीज से पहले सिर्फ मॉडलिंग ही दिखाई देती है। इसीलिए वो इसके आगे अपनी शादी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। एक रात नैना तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। अरे इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाइट क्लब। बहू, इस तरह रात भर घर की बहू का बाहर रहना सही नहीं है। ओ प्लीज, ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें। मेरे प्रोफेशन में नाइट क्लब एंड पार्टीज नॉर्मल है। ऐसा बोलकर नैना घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह घर वापस आती है, जहां उसकी सास सुबह सुबह घर की सफाई कर रही होती है। ओहो मम्मी, आप तो बहुत जल्दी उठ जाती है। चलो अच्छा है, मैं चली सोने। जब पूरी दुनिया के उठने का समय है तब तुम्हें सोना है। भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है? नॉट अगेन मॉम, मैं आप और आपकी इन बातों से टायर्ड हो गई हूँ। अगर आपको ये सब सहन नहीं करना था तो रोहित की शादी एक मॉडल की बजाय किसी साधारण लड़की से करानी थी ना। सास को ये सब बोलकर नैना सोने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा शाम को कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास और रोहित बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। नैना भी उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहां सारा तेल वाला खाना देखकर वो गुस्से में भड़क जाती है। ये सब क्या है मॉम? आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड ही खाना होता है, नॉट लाइक यू। फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया। बस नैना, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिल्ला रही हो। इतनी दिक्कत है तो खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? पर बनाओगी कैसे? तुम्हें तो मॉडलिंग, पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं ना। मेरे भैया भाभी ने मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। मैंने जब जो मांगा वो मिला और इन्हें देखो, खाने के नाम पर कितनी बातें सुना दी। बस बहुत हुआ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। नैना गुस्से में तुनकते हुए बैग पैक करके घर छोड़कर अपने भैया के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी भाभी खुशी से नैना का स्वागत करती है। अरे क्या बात है नैना, ना कोई खबर ना रोहित साथ में, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई, दोबारा कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर नैना घर में आकर मजे में सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे ठाठ बाट से अपने मायके में रहने लगती है, जहां उसकी भाभी सारा काम करती और नैना अपने मॉडलिंग प्रोजेक्ट करते हुए बस मौज में बैठकर खाती। नैना, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? बस उन्हें मेरा लेट नाइट पार्टी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नैना की बात सुनकर उसकी भाभी हैरानी से उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे नैना बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर मॉडल हूं तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना, काम में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा। तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैठने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो। नैना पहले तो घर के काम का नाम सुनकर नाक चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक कोई काम न होने पर बोर होकर अपने आप भाभी की मदद करने पहुंच जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी भाभी नैना को घर का काम करने के साथ सारा खाना बनाना भी सिखा देती है। एक रात नैना और उसके भैया भाभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पता है,
आज का सारा खाना नैना ने बनाया है, मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है। मानना पड़ेगा नैना, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड जो है, मॉडलिंग और घर दोनों एक साथ बखूबी संभाल सकती है। और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिक्कत ही क्या। मेरी बहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भैया की बात सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है। भैया, मम्मी और रोहित ने कभी मुझे मॉडलिंग करने से रोका नहीं। वो तो हमेशा हर चीज़ अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही। मम्मी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझसे बस थोड़ी मदद की उम्मीद करती है, पर उसकी जगह मैं उन्हें उल्टा बोलती रही। गलती मेरी है भैया, मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। जानकर खुशी हुई बहना कि अब मेरी छोटी सी बहन समझदार भी हो गई है। इसके बाद नैना अपने ससुराल वापस आकर रोहित और अपनी सास से माफ़ी मांगती है और बाद में खुशी खुशी अपना मॉडलिंग और घर संभालते हुए ससुराल में रहने लगती है। मम्मी जी, चाय ले लीजिए। अरे कलमुही, तेरे हाथों से तो चाय पीते हुए भी डर लगता है, कहीं इससे तेरा रंग मुझ पर ना चढ़ जाए। अगर इन्हें इतनी ही शर्म होती तो मेरे इतने हैंडसम भाई को इस तरह फंसाती नहीं। बानी और शिवम की लव मैरिज हुई है। बानी के ससुराल में उसकी ननद और सास हैं, जिन्हें अपने गोरे रंग पर बहुत गुरूर होता है, जिस वजह से वो बानी को सिर्फ उसके सांवले रंग की वजह से नापसंद करती है और हमेशा उसे ताने सुनाती रहती हैं। बानी उनकी सभी जली कटी बातें सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। तुम माँ और छोटी को कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी जी बड़ी हैं, हर छुटकी ना समझ, इस तरह उन्हें उल्टा जवाब देना सही नहीं। मेरी जिम्मेदारी उनकी सेवा करना है, जो मैं पूरे दिल से हमेशा करती रहूंगी। ऐसा बोलकर बानी रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को खाना खाते हुए बानी की सास उसे कहती है, कल मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी रखी है, समय से सारा खाना बना देना और अपना मनहूस चेहरा लेकर ज्यादा उनके सामने मत आना, समझी? माँ, बानी आप दोनों की कितनी परवाह करती है, फिर भी आप उससे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? अरे एक तो लव मैरिज करके इस कलमुही को हमारे सर पर लाकर बिठा दिया और अब हम इसे कुछ बोल भी नहीं सकते क्या? भैया तो इनकी तरफदारी करेंगे ही, आखिर इन्होंने पूरी तरह उन्हें अपने वश में जो किया है। जिसे जो करना है करे, बस कल मेरा सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। इस पर सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं और अगले दिन बानी जल्दी उठकर सास की किटी पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर देती है, जिस पर पार्टी शुरू होने के बाद सास की सहेलियां कहती हैं, अरे वाह री, तेरी बहू ने तो बड़े स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। हाँ भाई, रंग कैसा भी हो, खाना बनाने में बिल्कुल अन्नपूर्णा है। अरे इसकी भी क्या बात करनी, मेरी बेटी से मिलो, इसकी सुंदरता के आगे तो उर्वशी रंभा भी फेल है। उर्वशी रंभा को तो फेल कर देगी, पर क्या अन्नपूर्णा बन पाएगी? अरे इसे काम करने की क्या जरूरत, उसके लिए बानी है तो, और मैं तो इसकी शादी भी किसी नौकर चाकर वाले घर में ही करूंगी। बानी वापस रसोई में चली जाती है और किटी पार्टी चलती रहती है। उसी रात को बानी की सास गुस्से में चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। हाय रे, चोरी हो गई मेरे पैसे, पक्का पक्का इस कलमुही की वजह से हुआ है ये सब। अरे क्या हुआ माँ, कौन सा आसमान टूट गया? अरे आसमान तो उसी दिन टूट गया था जब तू इस कलमुही से शादी करके इसे घर में ले आया था। खुद तो आई ही, अपने साथ साथ मनहूसियत का काला साया भी मेरे घर ले आई। अरे हुआ क्या माँ? अरे मेरी तिजोरी में रखे पैसे कहीं गायब हो गए, सुबह ही देखा, अरे यहीं रखे थे। क्या आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? अरे काली बिल्ली पर भी क्या कोई मनहूसियत का इल्जाम लगाता है?
ऐसा बोलकर बानी की सास वहां से चली जाती है। जिसके बाद शिवम और बानी बात करने लगते हैं। देखो, मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो बस परेशान है ना, इसलिए कुछ भी बोल गई। वो परेशान नहीं, मुझसे नफरत की वजह से ऐसा बोलकर गई हैं। उन्हें मैं हमेशा एक आंख नहीं सुहाती। देखो बानी, अगर तुम चाहो तो हम दूसरा घर लेकर वहां शिफ्ट कर सकते हैं। आखिर तुमसे प्यार करके तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आया हूं। इस तरह टॉर्चर नहीं होने दे सकता। अगर आप साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं। और आखिर वो हमारी बुजुर्ग हैं, हम उन्हें और छुटकी को इस तरह अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इसके बाद बानी भी अपने कमरे में चली जाती है और अब हर रोज उसकी सास की तिजोरी से पैसे गायब होने लगते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और वो हर बार हर चीज का इल्जाम बानी पर लगाती है, पर बानी कभी कुछ भी नहीं बोलती। कल मुही नास पीटी, बहू को घर की लक्ष्मी बोलते हैं, ये तो पनौती बनकर आई है, पनौती। एक रात बानी की सास को आधी रात में प्यास लगती है तो वो पानी पीने रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे अपनी बेटी के कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ, मैंने मम्मी की तिजोरी से हर रोज थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर हम दोनों के लायक खूब पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। और मम्मी आज तक उस सब के लिए भाभी को ही जिम्मेदार समझती है। तुम बस जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ और हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब मुसीबत खत्म। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर बानी की सास भौचक्की रह जाती है और अपने कमरे में वापस चली जाती है। जब अगली सुबह बानी सास के कमरे में आती है, मम्मी जी, क्या बात है, आज आप कमरे से बाहर ही नहीं आई? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या छुटकी कमरे से बाहर आई या तुम उसके कमरे में गई? नहीं नहीं, क्यों, जाना है क्या? मैं अभी चली जाती हूँ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। इस पर वो बानी को साथ लेकर कमरे से बाहर आती है जहाँ शिवम भी होता है। वहाँ उसकी सास बोलती है, छुटकी मेरी तिजोरी के सारे पैसे लेकर अपनी माँ के बारे में कोई ख्याल करे बिना किसी लड़के के साथ घर छोड़कर चली गई। और बहू, तुमने मुझ जैसी सास की सेवा करने के लिए अपने ही पति के साथ दूसरे घर जाने से मना कर दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा रंग देखा अच्छा ही नहीं, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे माफ कर दे बेटा। और इसके बाद बानी की सास कभी अपनी बहू की तारीफ करते थकी। रोहित की दीदी समीक्षा की शादी अर्पित से हुई थी। रोहित 20 साल का था, जो कि अपना पूरा दिन मोबाइल पर ही निकालता था। कभी पबजी खेलता तो कभी यूट्यूब चलाता। एक दिन अर्पित और समीक्षा के मम्मी पापा से मिलने आते हैं और देखते हैं कि रोहित मोबाइल से हटने को तैयार ही नहीं है। अरे रोहित, तुम्हारी तो आईआईटी की परीक्षा है ना, तुम तैयारी नहीं कर रहे हो परीक्षा की? वो सब तो मोबाइल पर ही हो जाएगा। ये देखिए, ये है गूगल, इससे जो भी पूछो वो सब बता देता है। तो आखिर कागज क्यों बर्बाद करूं? अरे पर तुम इन प्रश्नों की तैयारी बिना लिखोगे कैसे? उसमें क्या है, ये देखिए नोटपैड, बिल्कुल कॉपी जैसा है, इसी पर कर लूंगा। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तब हम दोस्त मिलकर प्रश्न हल किया करते थे। उससे हमारी हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती थी और समय का भी अंदाजा लग जाता था। और फिर साथ में हम एक दूसरे की मदद भी कर देते थे अगर कोई अटक जाए तो। आपका जमाना अलग था जीजा जी, अभी जमाना फास्ट और स्मार्ट हो गया है। जमाना क्या, अब तो फोन भी स्मार्ट हो गया है। समय के साथ बदलना पड़ता है जीजा जी। अब बस भी कीजिए, आप हर चीज को लेक्चर में बदल देते हैं। रोहित अच्छा कर लेता है परीक्षा में। इतने में अर्पित के सास ससुर जी आ जाते हैं हॉल में और अर्पित इस बारे में बात नहीं करता। हालांकि अर्पित को लगता तो है कि पूरी तरह मोबाइल पर लगे रहना सही नहीं है, पर वो इस बात को और नहीं छेड़ता। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। समीक्षा, मुझे काम से फोन आया था, मुझे वापस काम पर लौटना पड़ेगा। पर हमें आए हुए तो 2 ही दिन हुए हैं, अभी चले गए तो माँ और पापा को अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, तुम रुक जाओ, मैं काम खत्म करके फिर लौट आऊंगा। एक काम कीजिए ना, परसों रोहित भी परीक्षा के लिए निकलेगा,
आप उसी के साथ निकल जाना। दोनों वैसे भी बात नहीं करते, साथ में जाएंगे तो हो सकता है आप लोग आपस में बातचीत भी करने लग जाओ। आह, ठीक है, मैं काम को 2 दिन टाल सकता हूँ। उसी रात जब सब खाना खाने बैठे थे, तो अर्पित अपने जाने की खबर बाकी लोगों को बताता है। मुझे काम के लिए वापस जाना होगा। अरे बेटा, पर अभी तो तुम आए हो, इतनी जल्दी चले जाओगे? नहीं माँ जी, समीक्षा यहीं रहेगी और मैं जल्दी काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है, काम भी जरूरी है। वैसे कब निकलोगे बेटा? 2 दिन में। मैंने सुना है कि उस दिन रोहित को भी परीक्षा के लिए जाना है, तो कल मैं दोनों की टिकट करा लेता हूँ बुक। मेरी टिकट रहने दीजिए जीजा जी, मैं तो फोन से ही करवा लूंगा। हाँ, पर कोई दिक्कत हो गई तो? अरे कोई दिक्कत नहीं होती जीजा जी, फोन सब कर सकता है। हमारे फोन के रिचार्ज से लेकर टीवी का रिचार्ज सब रोहित यही फोन से बैठे बैठे कर देता है। अब ये नई चीज तो हमारे समझ के परे है, पर अच्छा है कि रोहित जानता है। हमारी मेहनत इतनी कम हो गई भाई। हाँ, पर अगर टिकट नहीं मिली तो? अर्पित की बात पूरी होने से पहले ही बिजली चली जाती है। अरे ये क्या हो गया, आपने बिजली का बिल भर तो दिया था ना? अरे नहीं, मैं तो भूल गया था। अरे टेंशन मत लो माँ। देखा जीजा जी, आप बिजली का बिल भी भर सकते हो, समय बदल गया है। एक बार फिर अर्पित इस बात पर बहस नहीं करता। अगले दिन जाकर अपनी टिकट करवाता है और पैकिंग कर रहा होता है जब शाम को अचानक से रोहित के चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं, प्लीज प्लीज हो जा, ऐसा मत कर यार, प्लीज हो जा। अरे क्या हो गया रोहित? दीदी, सर्वर हैंग हो गया, मेरी टिकट नहीं हो पाई दीदी। क्या मतलब टिकट नहीं हो पाई? इतने में वहां रोहित के मम्मी और पापा भी आ जाते हैं। अरे क्या हो गया? माँ, मेरा टिकट नहीं हो पाया, सर्वर डाउन हो गया। अरे पर तूने तो बोला था कि हो जाएगा। हो जाता है, पर अब क्या करूं, ये क्या हो गया? अब कल की तो कोई बस भी नहीं है, ना ही अब टिकट मिलेगी ट्रेन की कल के लिए। मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब फिर लगता है मेरा ये साल बर्बाद हो जाएगा। घर पर एकदम से दुख का माहौल छा जाता है और सब रोहित को डांटते हैं, पर इतने में अर्पित वहां आ जाता है। आप सब रोहित को क्यों डांट रहे हैं? आपने ही तो उसे बढ़ावा दिया था ना। लेकिन इसकी लापरवाही के कारण इसकी परीक्षा छूट जाएगी। इसने तो हमसे कहा था कि टिकट हो जाएंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने एक एक्स्ट्रा टिकट करवा ली थी। मैं समझता हूँ कि मोबाइल हमारा ही काम आसान करने के लिए है, पर उस पर ही पूरी तरह से निर्भर होना तो गलत बात है ना। रोहित टिकट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जोर से जाकर अपनी जीजाजी के गले लग जाता है। सॉरी जीजा जी, मुझे आपकी बात ध्यान से सुननी चाहिए थी, पर थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, तुमने तो इसका भविष्य बचा लिया। शिक्षा, दूसरों से मदद मांगना गलत नहीं, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना। माँ, मैं तो किसी हीरोइन से शादी करूंगा, तुम्हें अभी से बता देता हूँ। वो तो तू कर ले, लेकिन कोई हीरोइन तुझसे क्यों शादी करेगी भला? पापा के करोड़ों रुपए देखकर। अरे तो पैसे मेरे हैं, मैं ही कर लेता हूँ किसी हीरोइन से शादी जो मेरी उम्र की हो। हाँ हाँ, अब यही दिन आ गए हैं ना, तुम बाप बेटा शादी करो और मैं चली घर से। सोचा था बुढ़ापे में बेटे की शादी करके बहू से खूब सेवा लूंगी, लेकिन कहाँ, यहाँ तो बाप और बेटा दोनों हीरोइन लाने की सोच रहे हैं। अब रोहन कहाँ मानने वाला था, वो तो घर ले ही आता है एक हीरोइन। अरे तुलसी, ये तो तुलसी है ना बेटा? आय हाय, टीवी में तो बड़ी सुंदर लगती है, सामने ये कैसी झुर्रियां दिख रही हैं, और ये इतना परफ्यूम क्यों लगा रखा है? अरे माँ, वो इन लोगों का मेकअप कर करके ऐसा चेहरा हो जाता है। मेरा नाम तुलसी नहीं अलीशा है। हैं?
कौन जात की हो बहू? विदेशी हो क्या? देखिए, मेरे पापा पर्शियन थे, वो अमेरिका में बस गए थे। मेरी माँ वैसी तो भारत से थी, लेकिन ओह रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, किसी और दिन तुम्हारे मम्मी पापा का टूर प्लान सुन लेंगे हैं। खैर, अलीशा घर की बहू बन जाती है। एक दिन सुबह सास जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ, अरे बचाओ। सभी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ माँ? अरे भूत है वहाँ, मैंने देखा। तब वहां से अलीशा निकल कर आती है, भूत के भेष में, खुले बाल, सफेद साड़ी। ओ सास माँ, थैंक्स, आप डर गई, वरना मेरे देखने वालों को भी मेरा ये रूप पसंद आएगा। यही एक कलाकार की असली कमाई है। अरे अलीशा, माँ हार्ट की पेशेंट है, ये क्या कर रही हो? ये मेरे आने वाले सीरियल की कहानी है, तो मुझे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा सासू माँ, थोड़ी सी हल्दी में चंदन, चावल का पाउडर और हाँ एलोवेरा जेल डालकर जरा तैयार कर दीजिए ना। अरे क्यों, इससे क्या बनेगा? फेस पैक जानू। अलीशा ये बोलकर वहां से चली जाती है। एक दिन रात के 2 बजे घर की घंटी बजती है। हे भगवान, आजकल चोर भी क्या बेल बजा कर आते हैं, देखो तो कौन है। सास दरवाजा खोलती है तो सामने बहुत से लड़के लड़कियां खड़े होते हैं और बहू सज धज कर आई होती है। अरे बहू, रात के 2 बजे कहाँ से आ रही है? अरे माँ, 2 बजे ही तो पार्टी का वक्त होता है, जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए ना। ये बोलकर बहू उन लोगों से बातें करने लगती है। अरे मैं जा रही हूँ सोने, और हाँ तुमसे तो मैं कल बात करती हूँ। अगले दिन सबके सामने बहू, इन्होंने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ये तो अच्छा है कि बात मीडिया में नहीं आई, वरना तो मेरे हाथ से ये बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाता। अरे लेकिन अलीशा, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए होता है। तो क्या मैं पार्टी नहीं करूं? अपने सारे शौक खत्म कर दूं? अरे एक एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है। अरे बेटा, हमारे घर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना कोई रोक टोक। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बेटा जो गलत है वो तो गलत है ना। ये बोलकर सास ससुर वहां से चले जाते हैं। यार, गलती कर दी मैंने आम लोगों से शादी करके। तभी अलीशा की सहेली, जो कि उसी की तरह सेलिब्रिटी थी, वो वहां आती है। हाय, कैसी हो मैरी? अरे यार, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तेरी तो बड़े सीरियल देखने को मिल रहे हैं, शादी के बाद भी कैसे मैनेज कर लेती है? क्यों, इसमें क्या है? मेरी सास है ना, वो पूरा घर संभालती है और मेरे लिए तो कोई रोक टोक ही नहीं है। पर तुझे क्या हुआ, तो गायब ही हो गई शादी के बाद? हाँ यार, तू तो जानती है ना, मैंने राजा की बारात वाले हीरो रियल कुमार से शादी की थी। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तेरी सास भी तो हीरोइन है ना? हाँ यार, उनके ही फैशन पार्टी और शूट नहीं रुकते। बच्चा होने से पहले तक तो मैंने काम किया, लेकिन अब बच्चे के बाद ना मुश्किल है सब। तभी वहाँ अलीशा की सास चाय लेकर आती है। अरे तू तो मक्खी बनी सिमरन की हीरोइन है ना, मैं बड़ा देखती थी तेरा सीरियल, लेकिन ये क्या हालत बना ली है, मक्खी बनकर तो तू बड़ी ही प्यारी लगती थी। नमस्ते आंटी, आप चाय लेकर आई हैं? वाह आंटी, मुझे तो मेरी माँ की याद आ गई। अरे तो जो अपने लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी ना नौकर चाकर होते हैं। अच्छा तुम दोनों सहेलियां बात करो, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। ये बोलकर सास चली जाती है। अगले दिन, सासू माँ, आज मेरा इंटरव्यू लेने कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं, प्लीज आप देख लेना, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे ठीक है बेटा, फिक्र मत कर। तभी वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं, कैमरा लग जाता है और अलीशा के पीछे खड़ी हो जाती है अलीशा की सास। अरे ये पीछे आंटी जी कौन है? आंटी जरा हटिए। अरे कहाँ चांद में दाग सा लगा रही है। सास को कैमरामैन की बात अच्छी नहीं लगती, वो अलीशा समझ जाती है। माफ करना, वो गलती से। वो वहां से निकल ही रही होती है कि अलीशा सास का हाथ पकड़ लेती है। सास को हैरानी होती है, ये मेरी सास है, कोई दाग नहीं। आज जो आप मेरी चमक देख रहे हैं, उसे रोशनी यहीं से मिलती है।
अरे मैम, कहाँ बुरा मान रही है छोटी छोटी बात का। आपको तो पता है हमारे चैनल में इंटरव्यू के बाद आपका करियर और चमक जाएगा। करियर से ज्यादा जिंदगी का चमकना जरूरी है, जो मेरे परिवार के साथ ही है। और हाँ, ये स्क्रिप्ट नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। बड़ी बहू वर्षा हर काम में बहुत तेज थी, वहीं छोटी बहू हर्षा हर काम आराम से करती। वर्षा को अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। वो बात बात पर हर्षा को ताना मारा करती। एक दिन वर्षा किचन में खाना बना रही होती है और हर्षा से कहती है, देवरानी जी, इतना धीमे धीमे खाना बनाओगी तो लोग भूख से मर जाएंगे। पिछले जन्म में कछुआ थी क्या? मेरा तो पता नहीं, आप बहुत तेज हो। आप पिछले जन्म में घोड़ा थी क्या? वर्षा आराम से चली जाती है। खाना खाने के बाद वर्षा का पति गौतम, हर्षा का पति लोकेश और उनके माता पिता बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी सास कहती है, अरे रामायण लगा दो हर्षा। हर्षा धीरे धीरे चैनल बदलती है। जब तक रामायण के चैनल पर पहुंचेगी रावण मर भी चुका होगा। हाँ बेटा हर्षा, जल्दी लगा देना, राम भगवान के दर्शन कर लूं। जी लगा तो रही हूँ। इतना स्लो? सासू माँ, इतने में तो अयोध्या जाके राम भगवान के दर्शन कराएंगी। सब वर्षा की बात पर हंसने लगते हैं। वर्षा हर्षा के हाथ से रिमोट लेकर रामायण लगा देती है। हर्षा बुरा नहीं मानती और वो भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। एक दिन हर्षा खाना खा रही होती है, तभी वर्षा वहां आके कहती है, अरे कितना धीमे धीमे खा रही हो, इतने में तो शादी में 100 लोग खाना खा लेते। आधे घंटे से खाना खा रही हो तुम। अरे खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। हाँ हाँ, आप तो चबा के भी खाती हो और दबा के भी। अरे आपको मेरे धीरे खाने से दिक्कत है या ज्यादा खाने से? अरे आप धीमे खाओ या ज्यादा खाओ, मुझे क्या। बस मैं ये कहने आई थी कि सुबह कुछ मेहमान आ रहे हैं, जल्दी उठ के खाना बना लेना, देर मत करना। साथ में बनाते हैं ना। तुम्हारे साथ बनाऊंगी तो स्पीड को 5वें गियर से पहले गियर पर ले आना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी तेज रफ्तार पर भी असर पड़ेगा और मैं भी तुम्हारी तरह हौले हौले काम करने लगूंगी सब। ठीक है, मैं पराठे बना लूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी। आप चपाती बना लेना और दाल बना लेना। हाँ हाँ ठीक है, पर अलग अलग ही बनाएंगे। अगले दिन हर्षा जल्दी उठ के काम करने लगती है और वर्षा सुबह उठ के ये सोच के वापस सो जाती है कि काम तो वो तेज कर ही लेती है। अगर थोड़ी देर सो भी जाएगी तो भी हर्षा से पहले तो काम निपटा ही लेगी। हर्षा बेटा, आज भगवान के लिए थोड़ा जल्दी हाथ चलाना। हाँ, मेहमान आने ही वाले हैं। जी हाँ माँ, आटा गूंद लिया है, आलू उबल रहे हैं, पराठे बनाने ही वाली हूँ, फिर सब्जी भी बना लूँगी। इतने में ही वर्षा वहाँ आ जाती है। माँ जी, मेरा तो आप टेंशन ही मत लो, अभी उठी हूँ, लेकिन देखना खाना फटाफट राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से बना दूंगी। इतने में ही मेहमान आ जाते हैं। आइए आइए आइए, खाना बन ही रहा है, चाय बनवा लेती हूँ पहले आपके लिए। सास किचन में आती है। वर्षा, वो लोग आ गए, चाय बना दे जल्दी से। हर्षा को नहीं बोल रही क्योंकि वो तो सुबह की चाय देने में शाम कर देगी। चाय बन भी चुकी है माँ जी। वर्षा तेज ही नहीं, सबसे तेज है। अब चलिए मैं चाय लेकर आती हूँ। वर्षा मेहमानों के सामने चाय लेकर जाती है। ये हमारी बहू है वर्षा, तेज वर्षा कहते हैं इसको। हर काम में इतनी तेजी रखती है जैसे मिल्खा सिंह भाग रहा हो। अरे वाह वाह, फिर तो खाना भी जल्दी मिलेगा हमको। हाँ हाँ, आप चाय नाश्ता खत्म कर लेंगे, उसके पहले ही वर्षा जल्दी से स्वादिष्ट खाना भी लेकर आ जाएगी। वादा तो कर लिया जल्दी खाना देने का, आपकी चपाती भी नहीं बनी और दाल भी नहीं उबली।
फिर भी तुमसे पहले काम खत्म हो जाएगा मेरा। तुम्हारी तरह नहीं हूं, घड़ी की सबसे पतली सुई की जैसे धीमे 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 काम करती हो तुम। बस वर्षा अपने तेज हाथों से दाल कुकर में चढ़ाती है और आटा निकाल के गूंथने लगती है। थोड़ी देर में कुकर की तेज सीटी बजती है और वर्षा का हाथ डोल जाता है। आटे में पानी ज्यादा पड़ जाता है। अरे रे, आटा तो ज्यादा गीला हो गया। वर्षा जब रोटी बेलने लगी तो एक भी रोटी गोल नहीं बन रही थी। कोई रोटी श्रीलंका के नक्शे जैसी थी तो कोई रोटी ऑस्ट्रेलिया के नक्शे जैसी बनती। वर्षा चिढ़ जाती है। कुकर फिर से जोर से सीटी मारता है। सास बाहर से आवाज देती है, वर्षा बेटा, आज स्पीड थोड़ी कम लग रही है, टाइम और लगने वाला हो तो बता दो बेटा। वर्षा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि कभी उसकी तेजी पर कोई सवाल उठेगा। वहीं हर्षा धीमे धीमे अपना काम करती रहती है। वर्षा दाल बनाते वक्त भी इतनी घबरा जाती है कि जल्दबाजी में दाल में नमक ज्यादा गिर जाता है। वर्षा का खाना फिर भी हर्षा से जल्दी तो बन जाता है और जब खाना मेहमानों के सामने लगता है तो सब हर्षा के खाने की तारीफ करते हैं। अरे पराठे तो कमाल के बने हैं और सब्जी भी। बस दाल में नमक थोड़ा इधर उधर हो गया है। वर्षा को बहुत शर्म आती है और वो नीचे सर करके खड़ी रहती है। तभी हर्षा कहती है, वो ना मैं थोड़ी जल्दबाजी कर गई और नमक ज्यादा हो गया, पर पराठे तो वर्षा भाभी ने ही बनाए हैं, इसीलिए तो अच्छे बने हैं। वर्षा ने कभी नहीं सोचा था कि हर्षा के काम की इतनी तारीफ होगी, लेकिन वो कहानी उन आम घरों की है जहां खाने वाले तो कई लेकिन कमाने वाला एक मर्द ही होता है। बावजूद इसके उससे उम्मीदें कम नहीं होती। देखिए जी, सामने वाले वर्मा जी कैसी अच्छी तरह से सफाई करते हैं छुट्टी वाले दिन अपने घर की, और एक आप हैं। अरे यार, उनके पास कार है, ऑफिस पास में है और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो फर्क तो पड़ता है ना। मेरी तो शादी ही गलत हो गई। अरे कोई मस्त लड़का मिलता, कमाता भी, घुमाता भी, घर के कामों में भी मदद करता, लेकिन नहीं जी, हमारे वाले को तो कमाने से फुर्सत ही नहीं, और कमाई भी ऐसी कि कोई जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है। सुनील बेचारा शीना को देखकर सोचता है कि शीना सही कह रही है। देखने में सुंदर है, घर का सारा काम कर लेती है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। क्या सोच रहे हैं? भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं मेरी प्यारी बीवी, मैं तो नहीं, पर डर है कि तुम नहीं कहीं भाग जाओ मुझे छोड़कर। शीला सुनील के मुंह से प्यार भरी बात सुनकर मुस्कुराती है। आप भी ना। सुनील एक दिन ऑफिस से घर आता है कि तभी शीना कहती है, सुनिए जी, वो मेरी सहेली आई थी, सारा दिन वो लोग यहीं थे, अब जा रही थी तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे पति छोड़ आएंगे ना तुम्हें, तो रोक लिया मैंने। सुनील थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अरे तेरे पति को तो लग रहा है कि अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको मैं अभी उन्हें घर के कपड़े देकर आती हूँ। शीना अंदर जाती है जहां सुनील पलंग पर लेटा होता है। अरे क्या मजाक है, वो कह रही है कि आपने मुंह बना लिया। सही तो कह रही है, सुबह से अब ऑफिस से लौटा हूँ, एक कप चाय का तो पूछा नहीं, 20 किलोमीटर जाओ और आओ, और फिर कल उसी टाइम पर ऑफिस। अरे यार, मुझे गाड़ी चलानी आती ना तो बोलती भी नहीं आपको, और कौन सा रिक्शा खींच कर जाना है आपको। सुनील अब क्या बोलता। रात देर से आता है और सो जाता है। अगले दिन शरीर दर्द हो रहा है। अरे तो मत जाओ ना ऑफिस, चलते हैं ना मार्केट घूमने, फिर पिक्चर देखेंगे और रात में खाना खाकर घर वापस। सुनील जब सारे दिन की थकान वाला शेड्यूल सुनता है तो वो सीधे सीधे ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अब आए दिन शीना की डिमांड बढ़ती ही चली जाती है और सुनील उसको पूरा भी करता। लेकिन एक दिन, ए जी, मेरा भाई आ रहा है, उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो मैं क्या करूं शीना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। हाँ हाँ पता है नहीं है, लेकिन किसी से लेकर तो दे सकते हो ना। अरे मैं किससे मांगू, मेरे तो जानने में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रकम हो। तभी वहां शीना का भाई शीनू आ जाता है। जीजा जी कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ शीनू,
अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे जीजा जी, वो बिजनेस शुरू किया ना, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है। काफ़ी हो चुका है, थोड़ा पैसा बचता है तो मैंने सोचा आपसे ले लूं। अब देखो, मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनकी सेविंग अच्छी है, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ। सुनील ऑफिस से किसी से पैसे लेकर शीना को दे देता है। शीना वो पैसा भाई को दे देती है। 2 महीने बाद। अरे यार शीना, वो ऑफिस वाला आदमी अपने पैसे मांग रहा है, कैसे दूं? अपने भाई से बोलो ना पैसे दे दे। अरे हाँ हाँ, दे देगा, कहाँ भागा जा रहा है। आप उनको बोल दो कि दे देंगे। थोड़े दिन बाद। शीना, वो आदमी मुझसे आज भी पैसे मांग रहा था यार, मैं तंग आ गया हूँ। ऑफिस जाते ही सामने उसका चेहरा दिखता है, क्या बोलूं, बार बार पैसे मांगता है। अच्छा, मैं शीनू को फ़ोन लगाती हूँ, बात करके देखती हूँ। शीना भाई को फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं। लगता है भाई कहीं ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या होगी। सुनील अगले दिन दोपहर को ही घर आ जाता है। उसका चेहरा उतरा और परेशान सा होता है। वो रोने लगता है। अरे क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं शीना, कुछ ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के लिए मैंने जो पैसे लिए थे, उस आदमी ने आज भरे ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सबके सामने आज मैं कर्जदार बनकर खड़ा था। मैंने हर वो प्रयास किया घर चलाने के लिए जो मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। वो फिर रोने लगता है। अरे आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं, मर्द हैं आप। क्यों? आदमी के सीने में दिल नहीं होता, या फिर वो इंसान नहीं मशीन होता है? अरे मैं थक चुका हूँ शीना, तुम समझती क्यों नहीं? मैं भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकता हूँ। मैं भी आराम करना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। वो बैठ जाता है। शीना पति को हैरान परेशान देखकर चुप हो जाती है। अगले दिन। सुनिए, ये लीजिए 2 लाख रुपये, उस आदमी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि आज के बाद किसी को पैसे के लिए बेइज्जत ना करे। सुनील पैसे देखकर राहत की सांस लेता है। अरे शीना, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं शान से ऑफिस जा सकता हूँ, लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मैंने अपने गहनों को गिरवी रख कर लिया है। तुम ठीक रहो, निश्चिंत रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मर्द को भी दर्द होता। हाथ। घर की बहू शीना को इस बात का बड़ा घमंड था कि जिस काम में वो हाथ डालती थी वो काम अच्छा हो ही जाता है। शीना की हर बात में हाथ का इस्तेमाल जरूर होता था। एक दिन शीना का पति आकाश उससे कहता है, कल जो वो भिंडी बनाई थी ना तुमने, वाह 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 वाह, मजे आ गए। मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मेरे हाथों में वैसे भी जादू है, जिस चीज को छू लेती हूँ सोना बन जाती है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हर चीज को छू के सोना ही बना देती हो तुम, तो हमारे नाम के पीछे भी अंबानी लगा देते हम। चुप रहो, मुंह पे हाथ रख लो, कुछ भी बोलते रहते हो। शीना की सास बगिया से पूजा के लिए फूल चुन रही थी। सुंदर, अति सुंदर, कितने प्यारे गुलाब के फूल हैं। भगवान जी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने हाथों से जो पौधा लगाया था, मेरे हाथों की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हाँ बेटा, सही कह रही है। इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी से मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। और उन्होंने हाथों हाथ में मेरा हाथ आपकी बेटी के हाथ में दे भी दिया था। हाँ बेटा, वो तो है, पर मुझे ये बता, तू ये हर बात में हाथ क्यों बीच में लेकर आती है? माँ जी, पंडित जी ने हाथ मेरा देखकर नैनीताल में कहा था कि मेरे हाथ जगन्नाथ हैं, मेरे हाथों से कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा। तो मेरे हाथों की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हो वैसे। तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। शीना को न सिर्फ इस बात पे गर्व था कि उसके हाथ से सब अच्छा होता है, बल्कि घर के सारे काम भी वो पहले अपने हाथ से करती, फिर कोई दूसरा उन कामों को कर पाता। एक दिन शीना कपड़े धो रही थी। अरे घर में वॉशिंग मशीन है तो सही, खुद क्यों थक रही हो? कपड़े पहले मेरे हाथ से धुलेंगे, फिर वॉशिंग मशीन से।
पहले हाथ की सफाई, फिर मशीन की धुलाई। अगर आज डाकू गब्बर सिंह होता ना तो वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर तुमसे जरूर कहता, और मैं तो दिलवा भी देता तुम्हारे हाथ। हर एक काम में हाथ बटाओ, ज्यादा जुबान न चलाओ, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ से। क्या दोगी? कपड़े दूंगी, लो निचोड़ो। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये सोफे पर चढ़कर हाथ से पंखा क्यों घुमा रही हो? माँ जी, क्योंकि मेरे हाथ से घूमेगा तो ज्यादा अच्छे से हवा देगा। अरे बेटा, फिर तो तुम गाड़ी का पहिया भी हाथ से घुमा के मायके जाया करो। एक बार आकाश ने घर पर कार लाने की बात छेड़ी। माँ, सोच रहा हूँ कि एक कार लेकर आता हूँ। ले ले बेटा, क्यों नहीं? अरे पैसे हो तो हवाई जहाज भी ले लेना। हाँ, पैसा तो हाथ का मेल है, ले लेते हैं। इस हाथ पैसे देंगी, उस हाथ कार ले लेंगी। मुझे तो लगता है कि बहू कार भी अपने हाथों से धक्का लगाकर घर लाएगी। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले स्टीयरिंग पर हाथ मैं ही लगाऊंगी ताकि गाड़ी का आना शुभ हो। अरे घर ले आने तो दो, फिर हाथ लगा लेना। लेकिन शीना नहीं मानती। अगले दिन ही सब कार लेने जाते हैं। शीना सेल्समैन से कहती है, भैया ये कार बहुत पसंद है, पैक कर दो। अरे ओ भाग्यवान, 2 मीटर कपड़ा नहीं है जो पैक करवा ले, जरा चला कर तो देखने दो। यस सर, बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मैं हाथ लगाऊंगी गाड़ी को, मेरे हाथ अच्छे हैं। अरे यार, हाथ तो मैं भी धोता ही हूँ, और आजकल तो सैनिटाइजर से भी धोता हूँ। मेरे काम में हाथ ना अड़ाओ। अरे टांग ना अड़ा होता है भाग्यवान, हाथ नहीं। शीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आकाश उसे गाड़ी के फंक्शंस समझाता है। देखो शीना, ध्यान रखना, ये है स्टीयरिंग, इससे राइट लेफ्ट जाएंगे। ये है एक्सेलरेटर, इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के पास में है ब्रेक, जो तुम्हारी जुबान में शायद मिसिंग है। ठीक है, ज्यादा भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं अगर अपनी शुभ हाथ लगा दूं तो जग घूम जाए, तो ये स्टीयरिंग क्या चीज़ है? शीना गाड़ी स्टार्ट कर देती है और स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखती है और शोरूम के बाहर के एरिया में ही गाड़ी घूमने लगती है, जहाँ दूसरी गाड़ियाँ भी रखी हैं। देखा मेरे हाथों का कमाल। अब ब्रेक दबा दो, आगे गाड़ी है। शीना आगे गाड़ी देखकर घबरा जाती है और पाँव गलती से एक्सेलरेटर पर पड़ जाता है। कार आगे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में घुस जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। सेल्समैन भागते हुए आता है। अरे 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए थे और 15 लाख की गाड़ी ठोक दी। ओ माय गॉड। आकाश की माँ, आकाश और शीना घबरा जाते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है, पूरा माजरा समझता है। अरे टेंशन मत लीजिए, गाड़ियों का इंश्योरेंस था, आप जो कार लेने आए थे वही खरीद लीजिए। पर मैडम, जब तक आप सीख ना ले तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। अभी तो आपने गाड़ी बस ठोकी है, जिसका बीमा भी था, लेकिन सड़क पे चलते हर इंसान का बीमा नहीं होता। अरे मेरे हाथों से ठुक भी गया ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर चला भी गया तो स्वर्ग ही पाएगा। मैनेजर साहब, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस पाँव गलत जगह पर चला गया था। शीना की बात सुनकर आकाश अपना सर पीटता है और उसकी सास अपने हाथ से खुद का मुंह छिपा लेती है और मैनेजर हाथ जोड़कर माफी। सास को घर पर अकेले रहना पड़ गया था। तब विजय जाते जाते कहता है, सुनो, ताला लगा के सोना, अच्छे से खिड़की दरवाजे चेक कर लेना, और मम्मी का बीपी भी चेक कर लेना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से जाइए शादी में, मैं मम्मी जी का पूरा ख्याल रखूंगी। और अपना ख्याल भी रखना। हाँ जी, अपना भी रखूंगी। अब जाइए ना आप। थोड़ी देर बाद गांव में जीप पर लगे एक स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है। जीप वाला आदमी कहता है, सुनिए सुनिए, गांव में चोरी होने की वारदातें काफी बढ़ गई है, इसलिए सावधानी बरतें, अपनी खिड़की दरवाजे सही से बंद कर लें। अरे राधिका, सुना तुमने? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है।
नहीं मम्मी जी, आप घबराइए मत, मैं हूं ना। मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं और कुछ भी होता है तो पुलिस का नंबर तो है ही मेरे पास। अच्छा, मेरी तो सांसें तेज चल रही है बेटा। एक तो ये विजय भी घर पर नहीं है। मम्मी जी वो भी जल्दी ही आ जाएंगे, मेरी अभी फोन पर बात हुई थी, आप बस रिलैक्स रहिए। उधर दूसरी तरफ दो चोर रात में गांव में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों सास बहू अकेली है उस घर में। अच्छे से पता लगाया नो? हाँ, कोई और नहीं है घर पर। अच्छा मौका है हाथ साफ करने का। अरे वाह, अब आएगा मजा। देर रात को जब सब कुछ सुनसान होता है, दोनों चोर गांव की तरफ निकल जाते हैं। अरे कौन सा घर है? वो कोने वाला, तुम बस मेरा पीछा करो। ठीक है ठीक है। दोनों दबे पांव बचते बचाते राधिका के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं। ये सास बहू बड़ी चालाक है। कितना कस के सब बंद किया हुआ है, एक भी खिड़की नहीं खुल रही। चोर खिड़की खोल ही रहा होता है कि तभी बिजली जोर से कड़कती है और चोर डर जाता है। राधिका की सास भी चौंक कर उठ जाती है। राधिका! राधिका भी उठ जाती है। क्या हुआ माँ जी? घबराइए मत, मैं आपके पास ही हूँ। तुमने कुछ आवाजें सुनी? माँ जी बस बिजली कड़की है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। राधिका जैसे ही पानी लेने के लिए उठती है, उसे खिड़की से चोर की परछाई दिखती है। ये देखते राधिका थोड़ा घबरा जाती है। वो अपनी सास को इशारा करती है। उसकी सास भी चोर को देखकर डर जाती है। शांत हो जाइए मम्मी जी। श्श। अरे मगर कैसे बेटा? हे भगवान, विजय को फोन लगा बेटा। माँ जी इस वक्त अचानक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, मैं कुछ करती हूँ, आप बस शांत रहिए। उधर चोर अपने काम में लगा हुआ है। वो सब सामान देख रहा होता है। तभी उसको आवाज आती है। सुनिए जी, देखिए तो खिड़की के पास कोई है। मुझे लगता है चोर है। अरे इसका पति तो घर पर है। नहीं नहीं, वो बाहर गया हुआ है। मैंने उसे खुद बस से जाते हुए देखा था। तो ये बातें किससे कर रही है? राधिका जानबूझकर जोर जोर से बातें करने लगती है। सुनिए जी, जल्दी आइए ना बाहर, मुझे पक्का शक है कि घर में कोई घुस आया है। अरे लगता है इसका पति आ गया है। ये दोनों अकेली नहीं है। भोलू की जानकारी तो गलत थी। भागो! चोर घबराकर जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी एक चोर का पांव फिसल जाता है, मगर वो फिर से जल्दी से खड़ा होकर भागने लगता है। वो गली के कोने तक पहुंचने ही वाला होता है कि पुलिस उसको पीछे से आके पकड़ लेती है। अरे रुको तो, किधर भाग रहे हो दोनों? कब से तुम दोनों की तलाश थी हमको? साहब छोड़ दो हमको साहब। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो इतनी रात को क्या यहाँ जॉगिंग करने आए थे? हवलदार, दोनों को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बिठाओ। तभी पीछे से राधिका भी आ जाती है। मैम, आपने बड़ी बहादुरी दिखाई। अगर सभी आपके जैसे नीडर नागरिक हो तो कितना अच्छा हो। सर, आपको मेरी सासू माँ ने फोन किया था, उनका ही आइडिया था ये। हाँ, और चोर को डराने का आइडिया तो राधिका का था। बहुत ही समझदार और नीडर है मेरी बहू। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन चोरों को पकड़वाकर देश की मदद की है। और हाँ, पुलिस स्टेशन आकर अपना इनाम जरूर से ले लीजिएगा। और अगले दिन विजय शहर से आ जाता है। वो अखबार में तस्वीर देखता है जिसमें राधिका और माँ इनाम ले रहे होते हैं। माँ, आपको कोई चोट तो नहीं आई है ना? अरे ना बेटा ना, जब तक राधिका साथ है तकलीफ कैसी। राधिका, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो प्राउड ऑफ यू राधिका, तुम बहुत ही समझदार हो। कहानी एक ऐसे घर से जहाँ शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है?
अरे धीरे बोलो ना, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो, एक बेटी संभाल नहीं पाई। सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया सी फुदकने वाली शीना की शादी यूं अचानक एक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है। शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तुम तो सब जानती हो, साहिल मेरे लिए भगवान है। अब जब वो ही नहीं मिला तो फिर कोई भी हो, जिंदगी ही तो जीनी है, जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब ओबेरॉय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का तो करोड़ों की सामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब के बीच कहीं कोने पर शीना हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया? अरे कहते हैं ना, किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते, हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़ी सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के देखने आते, लेकिन आस पड़ोस या किसी के कहने पर शादी हर बार टूट जाती। लेकिन एक दिन, अंकल, मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा, हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम? अब मेरा नाम साहिल है अंकल। मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा, मेरी बेटी मनहूस है, ये सब कहते हैं कि इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो ठीक है। शीना की शादी साहिल से हो जाती है। अगले दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये। अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मनहूस को घर लाने की? पर बुआ, माँ की तो तबीयत पिछले कई साल से खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई, या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्ग लोक सिधार गई। खैर, हमें क्या, घर तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल, हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था। देखो ना, कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब तो ईश्वर के खेल हैं। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुमको मेरी पत्नी बनाना था, और माँ का जाना तो तय था। वो काफी बुजुर्ग थी, साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुनकर तसल्ली कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन, शीना, अरे ओ शीना। क्या हुआ? उफ, कहीं फिर मेरी वजह से कोई नुकसान? अरे नहीं नहीं शीना, तुम जानती हो, जिस प्रॉपर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। अब हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ? करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपके साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है, मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे ही आने से लगी। ये प्रॉपर्टी का केस जीता, सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ। फिर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है। अरे बहू रानी तो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, कोई काम भी नहीं। मैं तो बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ?
तभी मीना की सहेली रीना उससे मिलने आती है। अरे मेरे घर का भी यही हाल है, बेटा ऑफिस और बहू कमरे में बंद, समय काटे नहीं कटता। लेकिन अब सच मानो तो वक्त ही नहीं है कि वक्त से रोटी भी खा लूं। अरे बहन, मुझे भी बता दे कौन सा जादू चलाया है। मैं भी अब जिंदगी के बचे कुचे दिन आराम से काट लूं। दीवारें देख देख कर तो बोर हो गई हूं मैं। रीना मीना को एक स्मार्टफोन देती है। ये ले, ये है वो छड़ी जो जादू करती है। इसमें मैंने तेरा फेसबुक अकाउंट भी बनाया है, एंजल प्रिया के नाम से। बस अब यहाँ दोस्त बना और सबसे बातें कर। सास को पहले तो उतना समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आदत डाल लेती है। माँ जी जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। अरे तू जा, मैं खा लूंगी, अभी वक्त नहीं है। और सासू माँ मोबाइल में मुंह गड़ाए जवाब दे देती है। बहू समझ ही नहीं पाती और वहां से कमरे में चली जाती है। अचानक सास को किसी प्यारी पिंकी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अरे वाह, ये तो कोई प्यारी सी लड़की लगती है, बात करती हूँ। सास फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनाकर बात करने लगती है। अब क्या था, सास सारा दिन उस सहेली से बात करती, अपनी कहती, उसकी सुनती। एक दिन सास फोन पर ही सरगड़ाए, अरे बहू, जरा मंदिर के लिए थाली सजा दे, आज कीर्तन है। बहू फोन पर किसी को मैसेज टाइप करते कहती है, माँ जी क्या है, अब मुझे क्या पता कि आपको कौन कौन से भगवान की पूजा करनी होती है। तभी सास के पास कोई मैसेज आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं ही कर लूंगी। अब मैंने मना थोड़ी ना किया है, कर देती हूँ मैं। अब मैंने भी बोला ना कि थोड़ी देर में बात करती हूँ, तो मैं ही कर लेती हूँ, तू जा अपने कमरे में। बहू वहां से चली जाती है। सास मंदिर पहुंचती है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सास फोन पर लिखती है, अरे मेरी बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती है। वहां से रिप्लाई आता है, मैं आपकी बहू को तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, हो सकता है आपने उसे ताने दिए होंगे या फिर उसका दिल दुखाया होगा। ऐसा करने पर बहुओं का मन ससुराल से हट जाता है। याद रखिए, बहू और बेटी में फर्क होता है। सास घर जाती है और बहू से बड़े ही प्यार से बात करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसे गिफ्ट में साड़ी भी देती है। जिसके बाद अगले दिन, माँ जी चलिए, आज मैं भी आपके साथ मंदिर चलती हूँ, आते वक्त भोले भैया के गोलगप्पे खाकर आएंगे। अरे हाँ बहू, ये तो अच्छा है, चलो। सास मन में सोचती है कि उसकी फेक बुक वाली दोस्त कितनी अच्छी है। उसके समझाने से उसे उसकी बहू वापस मिल गई। वो बहू को अपनी दोस्त के बारे में बताने का सोचती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। बहू फोन पर टाइप करती है, मेरी सास मुझे नौकरानी समझती है, एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेती। मन तो करता है कि बोल दूं, मैं बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। वहां से रिप्लाई आता है, देखो तुम्हारी सास को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो बुजुर्ग होंगी। पूरा जीवन उन्होंने घर गृहस्थी चूल्हा चौका में निकाल दिया। और फिर तुम ये भी मत भूलो कि जिस पति पर तुमको इतना गर्व है, उसे भी शिक्षा उन्होंने ही दी है। तो जिसने तुम्हें इतना दिया, क्या तुम उनकी थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकती? बहू भी अगले दिन से सास का सारा काम करती, उनके पैर दबाती, उनका ख्याल रखती, उनके साथ घूमने जाती। एक दिन सास, बहू ये लो मेरा हीरे का हार। पहले तो सोचा था कि अपनी बेटी को दूंगी, लेकिन आज जब मेरे हाथ पैर में दर्द था तो तुम मेरा साथ दे रही थी। समय पर खाना पानी देकर तुमने ही मेरा बुढ़ापे में साथ दिया। उसके हिस्से का बहुत कुछ मैं उसे दे चुकी हूँ, लेकिन ये अब तेरा। बहू तो ये देखकर खुशी से उछली जाती है। वो सास को गले लगाकर कहती है, माँ जी आप सच में बहुत अच्छी है। भला हो उस एंजल प्रिया का जिसने मुझे आपसे वापस मिलवा दिया, वरना मैं तो हमेशा आपको गलत ही समझती। मैं तो सोचती थी काश वो एंजल प्रिया मेरी सास होती। क्या नाम लिया बहू? एंजल प्रिया तेरी फेसबुक फ्रेंड है? हाँ माँ जी, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ही मुझे बताया कि सास की कीमत क्या होती है। अरे बहू, कहीं तू प्यारी पिंकी तो नहीं?
जी माँ जी, मैं ही हूँ प्यारी पिंकी। क्यों? सास बहू को गले लगाकर कहती है। मैं भी यही सोचती थी कि काश प्यारी पिंकी मेरी बहू होती। शुक्रिया बहू। सासू माँ, शुक्रिया तो हम दोनों को फेसबुक और सोशल मीडिया का करना चाहिए, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से दिल से मिला दिया। अब तक दोनों को समझ आ गया था कि जो खुशी वो बाहर ढूंढ रहे थे सच में। कहानी एक ऐसे घर से जहां शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है? अरे धीरे बोलो ना, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो। एक बेटी संभाल नहीं पाई। सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहां से चली जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया सी फुदकने वाली शीना की शादी यूं अचानक एक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है? शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तुम तो सब जानती हो, साहिल मेरे लिए भगवान है। अब जब वो ही नहीं मिला तो फिर कोई भी हो, जिंदगी ही तो जीनी है, जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब ओबेरॉय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का तो करोड़ों की सामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब के बीच कहीं कोने पर शीना हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया? अरे कहते हैं ना, किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते। हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़ी सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के देखने आते, लेकिन आस पड़ोस या किसी के कहने पर शादी हर बार टूट जाती। लेकिन एक दिन, अंकल, मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा, हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम? अब मेरा नाम साहिल है अंकल। मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा, मेरी बेटी मनहूस है। ये सब कहते हैं कि इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो ठीक है। शीना की शादी साहिल से हो जाती है। अगले दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये। अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मनहूस को घर लाने की? पर बुआ, माँ की तो तबीयत पिछले कई साल से खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई, या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्ग लोक सिधार गई। खैर, हमें क्या, घर तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल, हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था। देखो ना, कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता। ये सब तो ईश्वर के खेल हैं। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुमको मेरी पत्नी बनाना था, और माँ का जाना तो तय था। वो काफी बुजुर्ग थी, साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुनकर तसल्ली कर लेती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन, शीना, अरे ओ शीना। क्या हुआ? उफ, कहीं फिर मेरी वजह से कोई नुकसान?
अरे नहीं नहीं शीना, तुम जानती हो जिस प्रॉपर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। अब हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ, करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपके साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है, मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे ही आने से लगी, ये प्रॉपर्टी का केस जीता, सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ, फिर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है। शिल्पी घर के काम से फ्री होती तो बोर होती, जिसके बाद उसने घर में ही दुकान खोलने की सोची। अरे ये इतने सारे कपड़े, अरे बहू क्या करेगी इनका? माँ जी, मैं घर में बोर होती हूँ तो सोचा सामने के कमरे में कपड़ों की दुकान खोल लूं। घर का काम भी हो जाएगा और 4 पैसों की कमाई भी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। वाह माँ जी, तब तो मजा आ जाएगा। अब हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाया करेंगे। अब क्या था, सास बहू का काम चल पड़ा। एक दिन, अरे राकेश की माँ, सुनती हो? कहाँ चली गई? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे नंदिनी, कहाँ हो? भूख लग रही है। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, भूख लग रही है, आज तो किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तभी सास बहू घर के अंदर ढेर सारे सामान के साथ आती हैं और वो भी हंसती हुई। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी मार्केट दिखाई तूने, बड़ा ही सस्ता सामान था। हाँ माँ जी, और ये सामान हम डबल पैसों में बेचेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बहू, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। माँ क्या बात है, आज किसी ने पापा को चाय भी नहीं दी? अरे बेटा, अब 40 साल में तेरे पापा ने क्या चाय बनाना भी नहीं सीखा? अरे बेटा रहने दे अब इस बहस को, तुम लोगों ने वैसे बनाया क्या है? बहू परेशान हो जाती है और सास को अकेले में लेकर जाती है। माँ जी, आज तो हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। अरे बेटा, बाहर के छोले भटूरों से पेट इतना भर गया कि याद ही नहीं रहा कि घर में ये लोग भी हैं खाना खाने के लिए। अब क्या किया जाए? तभी घर में एक महिला आती है। जी, वो सुना है आप लोगों की यहाँ साड़ी बिकती है, जरा दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जी, आप इन्हें साड़ी दिखाइए, मैं तब तक पिताजी और इनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। सास उस औरत को लेकर सामने वाले कमरे में चली जाती है जहाँ उन लोगों ने दुकान खोली थी। वहीं बहू भी किचन में चली जाती है। अब इतनी जल्दी क्या बनाऊं? पापा जी तो खाने के लिए भी बैठ गए हैं। आइडिया, मैं खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और बहू टेबल पर खाना लगा देती है। हे भगवान, कितनी कड़वी दाल बनाई है बेटा। नहीं नहीं पिताजी, वो क्या बात है नंदिनी, रोटी तो चबाई ही नहीं जा रही है, लग रहा है रबड़ खा रहा हूँ। एक तो इतने महंगे होटल से खाना मंगवाया और वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। तभी सास नोट गिनती हुई बाहर आती है। वाह माँ जी, बड़ी कमाई हुई लगती है। हाँ, मैंने वो 2000 वाली साड़ी 3000 में बेच दी। अरे वाह माँ जी। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। मेरे पेट में ना बेटा जोर का दर्द हो रहा है। अरे माँ, क्या हुआ? पेट में दर्द? बाहर का कुछ खाया था क्या? मैदा तो नहीं खा लिया? मैंने छोले भटूरे खाए थे। माँ क्यों खाए? आपको तो पता है कि आपको मैदा सूट नहीं करता। चलिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी अंदर से पापा की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा तो पेट खराब हो गया। सब पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? खाना बासी था शायद। अरे पिताजी, नंदिनी जानती है कि बासी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ऐसा क्यों देगी, है ना नंदिनी? वो खाना मैंने बाहर से ऑर्डर किया था,
मैं और माँ दुकान का सामान लेने गए थे, इसलिए खाना नहीं बना पाए। क्या नंदिनी, दुकान के चक्कर में तुमने तो सारे घर का हाल बिगाड़ रखा है। चलो अब माँ और पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ, इन दोनों को तो एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। क्या? क्यों? पेट ही तो खराब है ना। हाँ, तो घर ले जाइए ना, अगर लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोगों को एडमिट कर रहे हैं। नर्स, जरा इन लोगों को बिल तो दे देना। चलिए, मैं आप लोगों को पैकेज समझा देती हूँ। जब बहू के हाथ में बिल आता है, हे भगवान, 60,000 रुपए! इतना तो मैंने कमाया भी ना था। अब समझ गई कि कमाई के चक्कर में घर के लोगों की शीना को इस बात का बड़ा घमंड था कि जिस काम में वो हाथ डालती थी वो काम अच्छा हो ही जाता है। शीना की हर बात में हाथ का इस्तेमाल जरूर होता था। एक दिन शीना का पति आकाश उससे कहता है, कल जो वो भिंडी बनाई थी ना तुमने, वाह 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 वाह, मजे आ गए। मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मेरे हाथों में वैसे भी जादू है, जिस चीज को छू लेती हूँ सोना बन जाती है। अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मतलब अगर हर चीज को छू के सोना ही बना देती हो तुम, तो हमारे नाम के पीछे भी अंबानी ही लगा देते हम। चुप रहो, मुंह पे हाथ रख लो, कुछ भी बोलते रहते हो। शीना की सास बगिया से पूजा के लिए फूल चुन रही थी। सुंदर, अति सुंदर, कितने प्यारे गुलाब के फूल हैं। भगवान जी खुश हो जाएंगे। मैंने अपने हाथों से जो पौधा लगाया था, मेरे हाथों की कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। हाँ बेटा, सही कह रही है। इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी से मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था। और उन्होंने हाथों हाथ में मेरा हाथ आपकी बेटी के हाथ में दे भी दिया था। हाँ बेटा, वो तो है, पर मुझे ये बता, तू ये हर बात में हाथ क्यों बीच में लेकर आती है? माँ जी, पंडित जी ने हाथ मेरा देखकर नैनीताल में कहा था कि मेरे हाथ जगन्नाथ हैं, मेरे हाथों से कभी कोई काम नहीं बिगड़ेगा। तो मेरे हाथों की तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, ठीक ही कह रही हो वैसे। तो मिलाओ हाथ इसी बात पर। शीना को न सिर्फ इस बात पे गर्व था कि उसके हाथ से सब अच्छा होता है, बल्कि घर के सारे काम भी वो पहले अपने हाथ से करती, फिर कोई दूसरा उन कामों को कर पाता। एक दिन शीना कपड़े धो रही थी। अरे घर में वॉशिंग मशीन है तो सही, खुद क्यों थक रही हो? कपड़े पहले मेरे हाथ से धुलेंगे, फिर वॉशिंग मशीन से। पहले हाथ की सफाई, फिर मशीन की धुलाई। अगर आज डाकू गब्बर सिंह होता ना, तो वो ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर तुमसे जरूर कहता, और मैं तो दिलवा भी देता तुम्हारे हाथ। हर एक काम में हाथ बटाओ, ज्यादा जुबान न चलाओ, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ से। क्या दोगी? कपड़े दूंगी, लो निचोड़ो। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, ये सोफे पर चढ़कर हाथ से पंखा क्यों घुमा रही हो? माँ जी, क्योंकि मेरे हाथ से घूमेगा तो ज्यादा अच्छे से हवा देगा। अरे बेटा, फिर तो तुम गाड़ी का पहिया भी हाथ से घुमा के मायके जाया करो। एक बार आकाश ने घर पर कार लाने की बात छेड़ी। माँ, सोच रहा हूँ कि एक कार लेकर आता हूँ। ले ले बेटा, क्यों नहीं? अरे पैसे हो तो हवाई जहाज भी ले लेना। हाँ, पैसा तो हाथ का मेल है, ले लेते हैं। इस हाथ पैसे देंगी, उस हाथ कार ले लेंगी। मुझे तो लगता है कि बहू कार भी अपने हाथों से धक्का लगाकर घर लाएगी। वो तो नहीं करूंगी, लेकिन सबसे पहले स्टीयरिंग पर हाथ मैं ही लगाऊंगी, ताकि गाड़ी का आना शुभ हो। अरे घर ले आने तो दो, फिर हाथ लगा लेना। लेकिन शीना नहीं मानती। अगले दिन ही सब कार लेने जाते हैं। शीना सेल्समैन से कहती है, भैया, ये कार बहुत पसंद है, पैक कर दो। अरे ओ भाग्यवान, 2 मीटर कपड़ा नहीं है जो पैक करवा ले, जरा चला कर तो देखने दो। यस सर, बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, सबसे पहले मैं हाथ लगाऊंगी गाड़ी को, मेरे हाथ अच्छे हैं।
अरे यार, हाथ तो मैं भी धोता ही हूँ और आजकल तो सैनिटाइजर से भी धोता हूँ। मेरे काम में हाथ ना अड़ाओ। अरे टांग ना अड़ा होता है भाग्यवान, हाथ नहीं। शीना ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और आकाश उसे गाड़ी के फंक्शंस समझाता है। देखो शीना, ध्यान रखना, ये है स्टीयरिंग, इससे राइट लेफ्ट जाएंगे। ये है एक्सेलरेटर, इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी के पास में है ब्रेक, जो तुम्हारी जुबान में शायद मिसिंग है। ठीक है, ज्यादा भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ तो कहती है कि मैं अगर अपनी शुभ हाथ लगा दूं तो जग घूम जाए। तो ये स्टीयरिंग क्या चीज है? शीना गाड़ी स्टार्ट कर देती है और स्टीयरिंग को घुमाते हुए एक्सेलरेटर पर धीरे से पैर रखती है और शोरूम के बाहर के एरिया में ही गाड़ी घूमने लगती है, जहां दूसरी गाड़ियां भी रखी हैं। देखा मेरे हाथों का कमाल। अब ब्रेक दबा दो, आगे गाड़ी है। शीना आगे गाड़ी देखकर घबरा जाती है और पाँव गलती से एक्सेलरेटर पर पड़ जाता है। कार आगे खड़ी एक बड़ी गाड़ी में घुस जाती है। दोनों कार से उतरते हैं। सेल्समैन भागते हुए आता है। अरे 7 लाख की गाड़ी खरीदने आए थे और 15 लाख की गाड़ी ठोक दी। ओ माय गॉड। आकाश की माँ, आकाश और शीना घबरा जाते हैं। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है, पूरा माजरा समझता है। अरे टेंशन मत लीजिए, गाड़ियों का इंश्योरेंस था, आप जो कार लेने आए थे वही खरीद लीजिए। पर मैडम, जब तक आप सीख ना ले तब तक गाड़ी मत चलाइएगा। अभी तो आपने गाड़ी बस ठोकी है, जिसका बीमा भी था, लेकिन सड़क पे चलते हर इंसान का बीमा नहीं होता। अरे मेरे हाथों से ठुक भी गया ना तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर चला भी गया तो स्वर्ग ही पाएगा। मैनेजर साहब, मेरे हाथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस पाँव गलत जगह पर चला गया था। शीना की बात सुनकर आकाश अपना सर पीटता है और उसकी सास अपने हाथ से खुद का मुंह छिपा लेती है और मैनेजर हाथ। इसका नाम शशि रखते हैं। क्या समधी जी, शशि लड़कियों का नाम है, क्लास के बच्चे इसे चिढ़ाएंगे ना। हाँ, शशि की जगह कोई चची, शुशी या शुशु बोलेगा तो? हाँ, इसीलिए इसका नाम गणेश रखते हैं। अरे समधी जी, बच्चे की काया तो देखो, दुबला पतला है एकदम। गणेश जी तो मजबूत कद का ठीके थे, अपना बच्चा तो सिंगल हड्डी है। ये नाम जमेगा नहीं इस पर। हाँ, भैया की बेटी का नाम थोड़ा मॉडर्न रखते हैं, जैसे रॉकी। रॉकी? रॉकी तो हमारे डॉग का नाम है। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अरे कुछ भी बोलना, रॉकी बोलने से तो बेहतर ही है ना। किरण और रवि को पहला बच्चा हुआ था। दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, मगर कोई भी एक ढंग का नाम नहीं रख पाए थे। किरण और रवि इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे। दामाद जी पे गया है बेटा, उनका नाम रवि है तो इसका नाम शनि रख देते हैं। शनि देव रवि, यानी सूर्य के ही तो बेटे थे ना। अरे समधन जी, आपने अकल चोर बाजार में बेच दी है क्या? शनि कैसा नाम है? ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साढ़े साती और दैया रख देंगे। हैं? अरे जबान संभाल कर बात कीजिए। और आप भी जबान संभाल कर नाम बताइए। शनि नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डालकर चला जाएगा। किरण के सब्र का बांध टूट रहा था। बच्चे पे पहला हक उसकी माँ का होना चाहिए, है कि नहीं? नाम मुझे रखना था, लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूडो खेल रहे हैं, कौन पहले नाम रखेगा बच्चे का। बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरण? टाइगर। अरे यार किरण, माना कि तुमको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर बच्चे का नाम थोड़ी ना रख देंगे। ऐसे तो मुझे मोगेम्बो पसंद है, तो क्या बच्चे का नाम मोगेम्बो रख दूंगा? हाँ हाँ, मोगेम्बो नाम ही रख देते हैं। देखो तो
सुन के मोगेम्बो खुश भी हो गया। अरे मजाक छोड़ो, देखो मैं पंडित को बुला रहा हूँ, सबको इकट्ठा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? पंडित जी घर आते हैं और उनके साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित जी, वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं, लेकिन आप भी कोशिश कर ही लीजिए। नाम तो हम भी सोच चुके हैं, दिग्विजय नाम रखेंगे। ऐसा नाम रखो जो मुंह में ना अटक जाए, कोई ऐसा नाम हो जो झट से मुंह से निकले। तो ऐसा करते हैं, दांत नाम रख देते हैं, जल्दी से मुंह से निकलेगा ना। चुप हो जाओ बेटा, मुंह से दूध जैसी बातें नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बातें भी मत निकाला करो। यजमान लड़िए मत, काम खत्म करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है। अभी सुबह से एक बच्चे का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ। हैं? अरे पंडित जी, ये तो नाम ही बदनाम है। ऐसा नाम रखते हैं, अगर आप तो रहने ही दीजिए। अरे नहीं नहीं, उनका बजट कम था, बजट बढ़ता तो नाम भी बढ़ा रख देता। यार विकी नाम रख देते हैं ना। अरे यार, आप ये रॉकी, विकी, आलू टिक्की, काजू चिकी जैसे नाम क्यों रखना चाहती हो इसका? ये बच्चा है, कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं। अरे क्यों? इसके आते ही कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में। चुप रहो बहू, बच्चे के लिए गुस्से में कुछ भी मत बोला करो। आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिए। हाँ 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 करती हूँ। श्री श्री 1008 बहुदेवी जी, कृपया करके क्रोधित होकर शिशु के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचें। अरे मेरी लड़की को ताने मत मारिए आप। तो फिर कोई गाना ही मार दूं? बताइए कौन सा गाना मारूं? कुछ कुछ होता है या फिर दिल तो पागल है? आपसे तो मुंह मिलाना ही बेवकूफी है। सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते हैं। इस शोर शराबे से परेशान पंडित जी बोल पड़ते हैं। लड़के का नाम रखने में मत होइए परेशान, मेरे पास है इसका एक समाधान। ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी। नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जुबान बोलेगी। सब पंडित जी के इस उपाय को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतजार करते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बोल उठता है। ना ना। मामा बोला, मामा बोला। तो क्या इसका नाम मामा ही रख दें? बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुंह से निकलेगी वही रख देंगे। बस पंडित जी ने बच्चे का नाम मामा रख के सबको मामू बना दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पड़ गया मामा शर्मा। सब इस नाम पे बहुत। कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा। और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई
और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब? कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहां आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि यह संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां आ गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आँख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई।
फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ ससु माँ, मैंने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हूँ बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ। ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। ससु माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ पर अनपढ़ ना हूँ। मन्ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे हैं। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखे और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को लिए आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहाँ से।
कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज